हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता आपका पुनः अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पहला जो चैप्टर है फिजिक्स 12 का, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से जानते हैं, इसका एक टॉपिक बता रहे हैं जिसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल या घन कोण। घन कोण छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसे समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उसमें हम घन कोण या सॉलिड एंगल का प्रयोग करते हैं। और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह से हमारे दिमाग में समझ में आ जाएगा, माइंड में कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा, तो हम गॉस की प्रमेय और उससे संबंधित जो अनुप्रयोग हैं उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। देखिए किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, मैंने स्टेटमेंट वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन पहले उससे मैं आपको बता रहा हूं। अब तक हमने जिस कोण के बारे में पढ़ा है ना, उसे एक प्रकार से क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। जो कोण आज तक आप पढ़ के आ रहे हैं, जिसकी यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, रेडियन होती है। ये जो है, इस कोण को आज तक जिसे हमने एंगल के नाम से जाना है, वो वास्तव में क्या है, प्लेन एंगल है, जिसे हम कहते हैं समतलीय कोण। तो समतलीय कोण क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण है, उसी को क्या कहते हैं, हम समतलीय कोण कहते हैं। आज मैंने कुछ ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं जिसकी सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप देखिए, सबसे पहले सपोज कीजिए ये एग्जाम्पल किसका है, वृत्त का या सर्किल का है। इसका आप कोई, जैसे आपने सपोज कीजिए इस कलर को हमने चूज कर लिया, तो ये जो कलर है, इतना जो भाग है, ये पूरे वृत्त की जो परिधि है उसका छोटा सा भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर अंतरित होने वाला जो कोण है, उसी को हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। ये एक प्रकार से समझ लें कैसा है, इससे हम समझा रहे हैं। तो ये कैसा है, द्विविमीय है, द्विविमीय में समझा रहे हैं। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं आपको और बता रहा हूं। अभी जो घन कोण है उसके स्टेटमेंट में हम बाद में आएंगे। तो आप देखिए, देखो रफ के रूप में भी मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है समतलीय कोण, जिसे आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया है, ये रफ वर्क है इसलिए लिख देते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और आप इस चैप्टर से संबंधित पिछले टॉपिक के अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट की द्वारा देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक आपको भेज दूंगा। तो इसमें आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बेहतरीन व्यवस्था करने का मैंने प्रयास किया। इसमें अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स भी बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये वृत्त है, ये वृत्त का एक भाग है और ये इसका सेंटर है। तो ये जो कोण बनाया जा रहा है, ये छोटा सा कोण, अभी मैंने आपको उसके द्वारा भी बताया था, ये कोण क्या कहलाता है, समतलीय कोण कहलाता है। तो मैंने आपको बताया, किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होने वाले कोण को हम समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। देखिए आपको मैं पिछला है, ये कोण बराबर चाप कोण त्रिज्या। पहले घन कोण को समझने के लिए हमें वास्तव में समतलीय कोण क्या होता है इसको समझना आवश्यक है। अगर आप मानिए चाप का जो मान है वो त्रिज्या के क्या हो बराबर, तो कोण का मान कितना, या कोण का मान आ जाएगा 1 रेडियन। देखिए, हम कह सकते हैं यदि किसी वृत्त की चाप का जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के ठीक बराबर हो, ठीक है नहीं है, तो इस कंडीशन में उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम समतलीय कोण या कोण कहेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं
ये एक प्रकार जैसे वृत्त है। मैं अगर बात करूं आपसे कि वृत्त का आप आयतन निकाल सकते हैं, तो आयतन निकालना आप कहेंगे संभव नहीं है सर। और आयतन निकालना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये कैसी है, द्विविमीय आकृति है। अब आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर हम घनकोण की बात कर रहे हैं तो घनकोण जो है वो कैसी है? घनकोण है एक प्रकार से त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल एक प्रकार से आकृति है, जिसे घनकोण को जब हम समझाएंगे इसे गोले की सहायता से हम समझाते हैं। और गोले की सहायता से हम किस प्रकार से समझा सकते हैं इसे मैं आपको बताऊं। अगर हम गोले की बात करें तो अगर आपसे कहा जाए गोले का आयतन निकालिए, तो आप सभी लोग मेंसुरेशन के हिसाब से जानते हैं कि गोले के आयतन को हम निकाल सकते हैं, 4/3 πr³ होता है। और अगर आपसे कहा जाए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकालिए, तो आप गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जिसका मान क्या होता है, 4πr² होता है। अब आप देखिए वास्तव में घनकोण क्या होता है। देखिए इसके लिए भी मैंने बेटा एक बॉल लिया है, ये क्या स्फीयर या घन का उदाहरण है। घनकोण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक स्फीयर का या हम कह सकते हैं गोले का उदाहरण है, और इसके द्वारा हम घनकोण को समझाने का प्रयास करें। इस पे आप देखिए ये ब्लैक और ये जो व्हाइट हैं, इस प्रकार के जो भाग हैं इनको सिलकर बनाया गया है। अगर इसमें से हम कोई एक भाग कंसीडर कर ले, सपोज कीजिए ये वाला भाग कंसीडर करें, ये वाला भाग, और इसका जो स्फीयर है या गोला है, ठीक है नहीं, इसका एक क्या होगा, सेंटर भी होगा। तो इस भाग के द्वारा सेंटर पर जो कोण बनाया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। सीधे सीधे फिर मैं आपको बताऊं, त्रिविमीय आकृति के आधार पर इसे आप मान सकते हैं, तब हम इसे समझ सकते हैं। तो इसका जो भाग है, कोई भी भाग, ये सेंटर पर जितना कोण अंतरित करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। देखिए मैंने और आपको समझाने के लिए माना, जैसे ये मान लीजिए ये चीज है, ये बेटा ये वाला जो भाग है, ये भाग है, उसके स्थान पर आप मान लें ये चीज है। तो इस भाग के द्वारा ये जो अंदर अंतरित होने वाला, ऐसे मान लें ये पूरा क्या है, ये पूरा एक गोला है, जैसे मैं आपको अभी बॉल दिखा रहा था, और उसका केंद्र क्या है, ये है। पूरे गोले का केंद्र है यहाँ पर, उसका हमने एक भाग कंसीडर किया, ये वाला। तो ये वाला जो भाग है, समझ रहे हैं आप लोग, ये वाला जो भाग है वो गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। अब देखिए इसके बाद हम आ रहे हैं जो स्टेटमेंट वगैरह मैंने लिखा हुआ है, और बाकी जो कैलकुलेशन है इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया है कुछ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। देखिए ये तो रबर हो गया। अब आप देखिए ये गोला है, एक प्रॉब्लम भी आप समझ रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल है बोर्ड। तो इस पर तो चाहे आप वृत्त बनाइए चाहे गोला बनाइए, दोनों कैसे होंगे, दिखाई एक ही प्रकार से पड़ेंगे। तो इसमें आप देखिए एक गोला है जिसका केंद्र हमने मान लिया कितना है, O है। इसका एक हमने भाग ले लिया, छोटा सा भाग इसके पृष्ठ पर, जिसका मान हमने ले लिया dA। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R है। और ये जो कोण अंदर अंतरित हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, ये जो कोण अंतरित हो रहा है, ये वाला कोण, ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण क्या है, ये कोण हमने मान लिया dω है, जिसको हम घनकोण कहते हैं। देखिए क्या है, अब बता रहे हैं किस प्रकार से हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने वाली चीजें समझानी, उसके आगे मैं आपको बता रहा हूं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र क्या है, O है। इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। क्षेत्रफल अवयव dA की परिसीमा पर स्थित, dA जो क्षेत्रफल है इसकी परिसीमा पर स्थित बिंदु को गोले के केंद्र O से मिलाने पर खींची गई रेखाएं केंद्र पर एक कोण dω बनाती है। गोलीय जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है
ये त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तब क्या हुआ, अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो जैसा आप जानते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के अनुक्रमानुपाती होने पर ये जो रेशियो होता है दोनों का, जिसे हम अनुपात कहते हैं, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए डी अपॉन आर स्क्वायर का मान क्या हुआ, एक नियतांक हुआ। यही मान क्षेत्रफल डीए द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा कहलाता है। तो जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई थी उसे मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया और उसे चित्र के द्वारा भी समझा दिया आपको। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था डी ओमेगा बराबर हो जाए डी अपॉन आर स्क्वायर। जो हमने क्षेत्रफल अवयव माना है वो और त्रिज्या के वर्ग की जो निष्पत्ति आएगी या अनुपात आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन की परिभाषा भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब आप देखिए, यदि डीए बराबर आर स्क्वायर हो, डीए का मान आर स्क्वायर के बराबर हो, तब डी ओमेगा बराबर क्या हो जाए, 1। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यदि गोले के पृष्ठ पर लिया गया जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अवयव है, उसका मान त्रिज्या के वर्ग के क्या हो, बराबर हो, तो जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है उसके द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होने वाला जो घनकोण है वो कितना होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये तो मैंने आपको समझाई। अब लिखना कैसे, ऐसे आप देखिए, हम कहेंगे 1 स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है या अंतरित किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। अब आप देखिए, अगर हम सभी जानते हैं गोले के पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो किसी गोले के पूरे पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होने वाले घनकोण का मान निकालें तो वो क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कैसे होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा एरिया, पूरा एरिया पृष्ठ का अपॉन आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। अब इसे हम एक अन्य रूप में समझा रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर ये वाला पृष्ठ कैसा होता, ऐसा होता, देखिए ध्यान दें, ये पृष्ठ इस प्रकार, ये जो पृष्ठ है उसमें क्षेत्रफल अवयव हमने कैसे माना होता, यूं माना होता, ये नहीं यूं माना होता। तो इसमें आप देखिए, ये जो हमने क्षेत्रफल हमारे पास है, क्षेत्रफल अवयव है वो क्या है, डीए है। और इसका ये जो है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो कितना दिया हुआ है, डीए दिया है। हमने ओ को डीए अवयव से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक हमने एकांक वेक्टर ले लिया एन, यूनिट वेक्टर एन ले लिया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर के लगाने का फायदा क्या होता है, देखिए मैं रफ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटी ए है, ये है ए, तो ए पर आप देखिए अगर हम इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दें तो यहां तक तो ये कैसी थी, स्केलर थी, और स्केलर होने के साथ साथ अब हमें वेक्टर क्वांटिटी के रूप में दिखाना है, तो हमने यूनिट वेक्टर ए लगा दिया। तो इसका मान तो परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्शन शो होने लगी, जिससे ये क्वांटिटी कैसी हो गई, वेक्टर। तो इसमें आप देखिए हमें करना क्या है, ये जो आपको क्षेत्रफल अवयव दिखाई पड़ रहा है इसका हम एक प्रकार से प्रक्षेप ले लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट कहेंगे, घटक कहेंगे, जैसा वेक्टर के वियोजन में आप 11th में सुन चुके हैं, जान चुके हैं। माना एक क्षेत्रफल अवयव डीए बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है, जैसा मैंने दिखाया है, तथा एन बिंदु ओ को क्षेत्रफल अवयव डीए से मिलाने वाली रेखा के अंत से एकांक वेक्टर है।
माना यूनिट वेक्टर एन तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए के बीच का कोण कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया। तब यदि ओ को केंद्र मानकर एक गोला खींचा जाए, ओ को केंद्र मानकर एक गोला हम खींच लें, अब पूरा गोला बना लें, तो क्षेत्रफल डीए का क्षेत्रफल अगर डीए का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप, ये हम कह सकते हैं घटक क्या होगा, डीए कॉस थीटा होगा। देखिए फिर से समझे आप, ये वाला डीए है ये, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर है डीए वेक्टर। अब इसका अगर हम इस डायरेक्शन में इसका इस डायरेक्शन में घटक निकाल लें, तो इसका इस डायरेक्शन में घटक कौन सा होगा, इसका इस डायरेक्शन में घटक होगा ये वाला जो ब्लू वाला है, ये होगा। और ये जो आएगा घटक आएगा वो क्या होगा, आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा। समझ रहे, यानी ये तो गोले के पृष्ठ पर स्थित नहीं है, लेकिन जो हमने ब्लू वाला दिखाया है, जो क्षेत्रफल अवयव डीए का क्या होगा, घटक होगा, जिसका मान होगा डीए कॉस थीटा, ये गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा। तब डीए द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण, तो डी ओमेगा बराबर हो जाए डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसा मैंने अभी आपको यहां पर बताया था, इसे हम लिख सकते हैं डीए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर एन अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट से देखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, डीए कॉस थीटा आ जाएगा, और एन यूनिट वेक्टर है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने घन कोण के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास किया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसे समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी समझ में आएगा वास्तव में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। जैसा आप लोग जानते हैं, किसी आवेश के आसपास अगर किसी हम अन्य आवेश को ले जाते हैं, तो किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उस पर एक प्रकार के बल का अनुभव होता है, और ये जो बल है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अब ये मैंने आपको इसका रीजन बताया था। इसका रीजन क्या है कि एक आवेश के पास दूसरे आवेश को ले जाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो मैंने आपको बताया था, उस आवेश के आसपास चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस क्षेत्र में अन्य आवेश के रखे होने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, और उस क्षेत्र से बाहर अन्य आवेश के रखे होने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होता है। अब आप देखिए, इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब वैद्युत क्षेत्र को मैंने आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र है उसे वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं की किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो संख्या है उसी से संबंधित है वैद्युत फ्लक्स। तो जिन चीजों की, जिन टॉपिक्स की मैंने चर्चा आपको की है, और अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उन टॉपिक्स के लिंक आपको भेज दूंगा। तो देखिए, अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया, किसी स्थान पर अगर हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ कंसीडर कर लें, काल्पनिक पृष्ठ मान लें, तो काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करती है। देखिए, जैसे हम ये मान लें कहीं पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और उस वैद्युत क्षेत्र में हमने मान लिया ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, और ये जो है ये वैद्युत बल रेखाएं, इस डायरेक्शन में क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। ऐसे मान लीजिए ये सभी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। तो जितने इस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो क्या होगा, वही मान वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करेगा। तो आप जनरली समझ लें, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करती है।
अब मैं पहले बोर्ड पर पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, तभी बोर्ड पर जो स्टेटमेंट वगैरह लिखे बताएंगे। ये तो आपका हो गया पृष्ठ। इस पृष्ठ पर मैंने बताया एक अवलंब बनाते हैं, ठीक है नहीं, अभी मैं आपको समझा दूंगा। और ये आपका क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अगर इस स्थिति में है, पृष्ठ अगर इस स्थिति में है तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये क्या हो गया, अवलंब हो गया। इनकी दोनों की दिशाएं क्या हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगी। अब देखिए आप क्या है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ध्यान दें, देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी मैं आपको बीच बीच में समझाता रहूंगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ से संबद्ध माने एक प्रकार से बाउंड कह सकते हैं, जुड़ी हुई वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। तो ये आपका, ये मैंने आपको बताया, ये हो गई वैद्युत बल रेखाएं, और ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई, तो ये क्या हो गई, ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और ये आपका क्या है, जो पृष्ठ हमने कंसीडर किया है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें से पूरे क्षेत्रफल में से एक हमने क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म अवयव हम कह सकते हैं, छोटा अवयव कह सकते हैं, इसे डीए कंसीडर कर लिया। और डीए पर जो अवलंब बनाएंगे हम, वो क्या कहलाएगा, डीए वेक्टर कहेगा, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, और डीए वेक्टर जिसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। अब आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये आप अगर वैसे तो सभी आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं बताऊं ये डीए क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें। ये आपको, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का हम बार बार डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे, तो देखिए क्या होता है। इधर रबर कर रहे हैं, अगर कोई एरिया हमारे पास क्षेत्रफल क्या ए है, अब ए को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में डीए प्रकार के तमाम क्षेत्रफल के भागों से बना हुआ मान लेते हैं। और किसी गणना को, जैसा कि आप देखेंगे, किसी गणना को हम एक छोटे से भाग डीए के लिए करते हैं, और जितने ये छोटे छोटे भाग हैं, इनके लिए जो मान हमें प्राप्त होते हैं, बाद में सभी मानों को हम इकट्ठा कर लें, तो इकट्ठा करने पर हमें संपूर्ण जो कैलकुलेशन है पूरे भाग के लिए समीकरण प्राप्त हो जाती है। समाकलन आप ये मान लीजिए एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं सम लेना है, समेशन करना है। और इंटीग्रेशन जो शब्द आता है, आप समझ लें इंटीग्रेशन शब्द क्या है, अभी हम प्रयोग करेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैंने क्या किया, छोटे छोटे भाग किए, और छोटे छोटे भागों के लिए जो कैलकुलेशन की है, उन सभी कैलकुलेशन को जोड़ लिया, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कर लिया, जिससे हमें संपूर्ण भाग के लिए वो कैलकुलेशन प्राप्त हो जाए। तो डीए जहां पर आप देखें, डीए का मतलब है ए का एक सूक्ष्म अवयव, छोटा सा भाग, जिसे इंटीग्रेट करके हम पूरे भाग की गणना करते हैं। अब देखिए आप, माना एक क्षेत्रफल पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव डीए है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, डीए वेक्टर है। तब डीए के लिए वैद्युत फ्लक्स, केवल इसके लिए हम वैद्युत फ्लक्स देख रहे हैं, तो डी फाई का मतलब है, फाई ई का मतलब यहां पर संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और डी फाई का मतलब है जो हमने डीए क्षेत्रफल अवयव लिया है उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें आप देखिए डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ये ई डॉट डीए होता है, यानी ई और डीए का जो स्केलर गुणन है, ई और डीए हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का जो स्केलर गुणन है, जिसे हम अदिश गुणन कहते हैं, यही क्या होता है, यह वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करता है। तो डी फाई बराबर होगा ई डॉट डीए। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, फाई हो जाएगा, और इधर वाले भाग का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे हम।
इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो ये आपका हो जाएगा E डॉट डी ए। और ये हमने बताया जहां इंटीग्रेशन ए पूरे पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल है। ये जो है ये इंटीग्रेशन, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन वास्तव में क्या होता है, आप समझे। ऐसा व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, शायद किसी ने आपको नहीं बताएगा, और मैंने भी केवल अपने अनुभव के आधार पर इसे बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए अब तो जो चावल वगैरह पकाते हैं वो हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में पकाते हैं। जब आप देखते हैं शादी बारात बड़े समारोह में बहुत बड़े भगोने में चावल पक रहे हैं मान लीजिए, अब हमें ये मालूम करना है, हलवाई वगैरह क्या देखते हैं कि चावल वास्तव में पक गए या नहीं पक गए। तो क्या करते हैं आप लोग बताइए, क्या सभी चावलों को देखते हैं, सभी चावलों को दबा कर देखते हैं? उनमें से कोई छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं, यानी एक चावल लेते हैं और एक चावल को दबा कर देखते हैं, और दबाकर देखने के बाद पता चलता है वो कितना गल गया, वो पक गया या नहीं पक गया। और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जितने चावल उस बर्तन के अंदर पक रहे हैं उनकी स्थिति को पता लगा लेते हैं। ठीक आप ऐसे ही समझ लें कि पूरे भाग में से एक छोटा सा भाग लेते हैं और किसी गणना को छोटे से भाग के लिए कर लेते हैं, और उसी के आधार पर हम पूरे भाग के लिए गणना करते हैं। ये इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर आप देखिए, अब आप देखें, अब अगली स्थिति क्या है, ये जो पृष्ठ है आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पृष्ठ अभी इस समय ऐसे रखा हुआ है। अब आप देखिए ये पृष्ठ क्या हो जाए, झुक जाए थोड़ा सा, ये पृष्ठ क्या है, झुक जाए। अब जब ये पृष्ठ झुक जाता है तो आप देखिए ये कंडीशन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही रहेगी, लेकिन इस पर जो हम क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं, क्षेत्रफल अवयव पर खींचा गया जो अविलंब है, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी अब दोनों की डायरेक्शन एक समान नहीं रहेगी, यानी ई और डी ए के बीच बनने वाला जो एंगल है हमारे पास, जिसे हम कोण कहते हैं, वो कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं, माना समतल पृष्ठ इस प्रकार से रखा जाता है कि उस पर खींचा गया अविलंब वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तब देखिए फाई ई बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए और ई डी ए। ई डी ए को आप लोग जानते हैं, जैसा कि यहां पर एंगल बना है, स्केलर गुणन में हमने पढ़ा हुआ भी है 11वीं क्लास में, ये हो जाए ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पर जो थीटा है मैंने आपको बता दिया, वास्तव में थीटा क्या है, थीटा है, आप फिर से समझ लें, थीटा जो है ई और डी ए के बीच का एंगल है। आप ऐसे मान लें ये तो ई की दिशा है, ये ई की दिशा है, और यहाँ पर जो आप अवलंब खींचेंगे, अब इस पृष्ठ पर जो अवलंब खींचेंगे वो थोड़ा इस प्रकार से आएगा, तो इनके बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर ई कॉस थीटा बाहर आ गया, और डीए का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो डीए को जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डीए का इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाता है, डीए का इंटीग्रेशन करने पर आ गया ए। तो फाई बराबर हो गया ये कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो फाई बराबर लिख सकते हैं ई डॉट ए। अब आप देखिए इसकी हम विशेष स्थितियां आपको बता रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन में मैंने आपको लिखा है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अवलंबवत है, ये कंडीशन है, ये तो वैद्युत क्षेत्र है और ये जो पृष्ठ है वो इसके क्या है, अवलंबवत है। बहुत विशेष बात आप ध्यान दीजिए, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अवलंबवत होगा तो पृष्ठ पर खींचा गया अवलंब और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होने के कारण उनके बीच का जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप यहां पर भी देख रहे हैं और मैं यहां पर भी आपको बता रहा हूं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये एक प्रकार से इसमें क्या हो गया, ये अवलंब हो गया। तो ये जो डायरेक्शन हो गई ये क्या हुई, सेम डायरेक्शन में हो गई, और सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अवलंबवत है तब थीटा बराबर क्या हो गया, जीरो। हमने वैल्यू रख दी यहां पर, तो
फाई ई बराबर हो जाए ये cos 0, और cos 0 का मान आप क्या मानते हैं, cos 0 का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है, तो फाई ई बराबर क्या होगा E। अब आप मान लें अगली कंडीशन में क्या है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या है समांतर है, आप ये मान लें ये तो वैद्युत क्षेत्र है और ये पृष्ठ है, यह वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र के समांतर क्या है पृष्ठ है। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो मैंने आपको बताया था थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान, अब इस पर खींचा गया जो अविलंब होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस पर खींचा गया अवलंब इस डायरेक्शन में होगा, तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90। मतलब आप विशेष बात में बार बार करना, थीटा कौन सा कोण है, कौन कौन सी क्वांटिटी के बीच में कोण है, ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है, वरना आप गलती कर देंगे। तो पृष्ठ पर खींचा गया जो अवलंब है और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उनके बीच के कोण को हम थीटा कहते हैं। तो यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो फाई ई बराबर हो जाएगा ये cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0। अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके मात्रक और विमीय सूत्र की। तो फाई बराबर क्या हो गया ये, आप लोग सभी लोग जानते हैं ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है रफ्ते मैं आपको बता रहा हूँ, ई बराबर क्या होती है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताई ये होती है F/Q। अब F बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, Q का मात्रक क्या होता है कूलम, और A एरिया जिसका मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो एक तो इसकी यूनिट ये वाली बन गई। अगर हम इसकी MKS यूनिट निकालना चाहें तो न्यूटन F बराबर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए MA, और Q बराबर क्या होता है IT। इनमें से जो जो मूल मात्रक बन जाएंगे उन्हें तो हम छोड़ दें, बाकी को हम और आगे डिफाइन करेंगे। M ऐसे ही रहने दें, I ऐसे ही रहने दें, TS। अब ये क्या होता है, ये आप समझ रहे हैं, ये है त्वरण, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो ये हो गया एक प्रकार से V/T। तो M I और क्या हो गया T²। अब ये जो आपका B बच रहा है, B आप जानते हैं वेग, और वेग बराबर क्या होता है विस्थापन अपॉन टाइम होता है, विस्थापन बटे क्या होता है समय होता है। तो विस्थापन को हम V/T लिख लें। अब आप देखिए, अब हम इसे लिख रहे हैं, देखिए M मात्रक लिखे तो M का मात्रक क्या हो गया, M का मात्रक हो गया किलोग्राम। क्रम से लिखेंगे, M लिखते हैं, MKS की फॉर्म में लिखेंगे तो ये किलोग्राम हो गया। अब इसमें से क्या आएगा, ये क्या हो गया मीटर हो गया, ये T³ हो गया, T की पावर 3 हो गई, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाके हमारे पास हो जाएगी, ये ऊपर जाके हमारे पास जो हो रहा है वो हो जाएगी T की पावर 3 यानी सेकंड की पावर -3। ये हो गया एम्पियर, ऊपर जाके क्या हो गया एम्पियर की पावर -1। तो ये किसका निकल के आ गया, ये ई का मान निकल के आ गया, ई का मात्रक निकल के आ गया। अब ई के मात्रक में हम क्या करें, अभी क्या रहेगा, अभी ये चीज हमारे पास रहेगी मीटर स्क्वायर। तो जब ये मीटर स्क्वायर और आ जाएगा, ये ई का मान हो गया, तो ये आपका फाई बराबर, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मीटर स्क्वायर से, जो एरिया का मात्रक है वो और कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड -3 और एम्पियर -1। तो ये इसका आ गया MKS मात्रक, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब इंटू सेकंड टू दी पावर -3 इंटू एम्पियर टू दी पावर -1। अगर हम यहां से विमीय सूत्र लिखना चाहें तो विमीय सूत्र हम लिख सकते हैं M, किलोग्राम के लिए M लिखेंगे, मीटर के लिए L तो L3, सेकंड के लिए क्या होगा T तो T-3, और एम्पियर के लिए क्या हो गया A तो A-1। इसका विमीय सूत्र होता है ML3 T-3 A-1। इस प्रकार से मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझाने का प्रयास किया। में
मैं आपको बता चुका हूं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दो प्रकार से निकालते हैं। एक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था एक ऐसी कंडीशन भी है, अभी आगे इसके अनुप्रयोग में चर्चा करेंगे, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए हम गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं। इसे हम गॉस का नियम भी कह सकते हैं, गॉस की प्रमेय भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ध्यान रखिए, गॉस के नियम के नाम से भी इसे पूछ लेते हैं और गॉस की प्रमेय के नाम से भी इसे पूछ लेते हैं। अब आप देखिए, गॉस की प्रमेय को समझने के लिए इससे पहले मैंने दो टॉपिक आपको बताए हुए हैं। एक तो है सॉलिड एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, घन कोण, और एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इन दोनों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। मैंने आपको बताया फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें एक श्रृंखला है जिसे हम चैन कहते हैं। पिछला जो टॉपिक है उस टॉपिक से अगला टॉपिक कहीं ना कहीं पर कनेक्ट अवश्य होता है, जुड़ा हुआ अवश्य होता है। सॉलिड एंगल है, वैद्युत फ्लक्स है, या इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट के द्वारा भी आप उनकी वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय देखिए, बेसिकली मैं आपको बताऊं गॉस की प्रमेय क्या है। आप जानते हैं कोई आवेश है, आवेश के आसपास क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो करते क्या है, हम उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पर या बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा। तो उस पॉइंट से होकर गुजरने वाला एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं या मान लेते हैं। उसमें एक सूक्ष्म अवयव हम लेते हैं, छोटा सा भाग ले लेते हैं उस पृष्ठ का, और उससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के मान को हम निकालते हैं। और वैद्युत फ्लक्स के मान को निकालने के बाद हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लेते हैं। तो ये गॉस की जो प्रमेय है, इसका देखिए सबसे पहले मैं आ रहा हूं, बोर्ड पर आ रहा हूं, स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं। गॉस की प्रमेय में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित परिबद्ध का मतलब वो आवेश किसी पृष्ठ से क्या हुआ, घिरा हुआ है, बाउंडेड है। आवेश स्मॉल q का 1/ε0 गुना होता है। ये ε0 या एप्सिलॉन जो नॉट है, आप जानते हैं क्या होता है, ये निर्वाती वैद्युतशीलता है। तो जितना आवेश उस पृष्ठ के अंदर रखा हुआ होगा उसकी हम 1/ε0, जिसे हम निर्वाती वैद्युतशीलता भी कहते हैं, अगर 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हमने यदि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश क्या स्मॉल q, जनरली हम आवेश को क्या लेते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं, तब उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत का मतलब है निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये फाई बराबर हो जाएगा q/ε0, जैसा मैंने आपको बताया था। अब आप आगे देखिए, लेकिन बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, जैसा मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था। तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। क्लोज इंटीग्रल जब आता है, आप सीधे समझ लें, मैं आपको बता दूं, जैसे ये बॉल है, बॉल के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तो ये आवेश क्या है, एक प्रकार से बंद पृष्ठ के अंदर है, तो क्लोज इंटीग्रल है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे आपका जो क्लोज इंटीग्रल है उसे हम यूज करते हैं। तो ये आया फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। अब क्या हुआ, ये फाई का मान आ गया यहां से, ठीक है नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वहां से आ गया, और ये फाई का मान आ गया हमारी जो गॉस की प्रमेय है उसकी स्टेटमेंट से। तो हमने बराबर कर दिए, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए और q/ε0।
जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता है। अब ये हमारा गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो प्रूफ करने के लिए पहले हमने इस पर जो चित्र बनाया हुआ है उसे आप बहुत ध्यान से देखें। यहां पर रखा हुआ कोई आवेश है प्लस क्यू, और ये जो आवेश है ये बंद पृष्ठ के, एक प्रकार से हम कह सकते हैं बंद आकृति है उसके अंदर उपस्थित है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। जैसा अभी मैंने आपको बॉल में बताया, आप ये माने इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ, इस प्रकार की कंडीशन है। ये अनियमित आकृति भी हो सकती है, घन की आकृति हो सकती है, गोले की आकृति हो सकती है। इस पूरे का क्षेत्रफल हमने ध्यान से देखिए क्या मान लिया, कैपिटल ए। अब हमें इस पर एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर हमें ये निकालना है, फाई ई का मान निकालना है। तो आप देखिए ये जो पॉइंट है, हमने क्या किया, पूरे भाग में से, पूरा जो पृष्ठ है उस भाग में से हमने एक छोटा सा भाग कंसीडर कर लिया है, एक सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल का कंसीडर कर लिया जिसका मान हमने मान लिया डीए। अगर हम पूरे क्षेत्रफल को ए माने तो उसका जो क्षेत्रफल अवयव लेंगे वो क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट है, यानी जो क्षेत्रफल हमने लिया है, क्षेत्रफल अवयव लिया है, उसके अंदर जो पॉइंट है P, उसकी जो डिस्टेंस है वो से वो कितनी है, स्मॉल आर है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, ये इस डायरेक्शन में है, और जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है, इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल वेक्टर है, ठीक है नहीं, यानी इस अवयव पर जो एक प्रकार से अवलंब है डीए वेक्टर, ये क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर डीए है, और इनके बीच बनने वाला जो कोण है वो क्या है, थीटा। तो ये चित्र आप अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, हल कर रहा हूं, इसे एक्सप्लेन करने के बाद। और घन कोण जो मैंने बताया सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का इसमें कॉन्सेप्ट को हम प्रयोग करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। तब आप देखिए, अब जैसा मैंने आपको चित्र में समझाया, बोलेगा बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं। 100% फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं पहले भी लिखता हूं और कोशिश करता हूं साफ राइटिंग में लिखें, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अब देखिए प्रूफ पर आ रहे हैं। इस पर माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है। इस पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु P, ये बिंदु P है, के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, डीए होगा, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, डीए वेक्टर है। माना बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैपिटल E है। तब क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसा मैंने चित्र में आपको समझाया था वही मैंने प्रूफ के रूप में जो उसका व्याख्या करनी है उसमें लिख दिया। नोट्स जब आप लिखेंगे कहीं से, अगर आप कोचिंग भी ले रहे हैं, एक बार इसका नोट्स बना के आप कंपेयर करके देखिएगा, आप ये महसूस करेंगे कि नोट्स बेहतर ही होंगे, अच्छे तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे। और मैं समझाने का भी आपको प्रयास कर रहा हूं, आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं अगर ध्यान दें। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है, लेकिन यहां पर सूक्ष्म अवयव की वजह से क्या हो जाए, डी फाई, और ये हो जाए ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए कैसे होगा, मैंने आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स जहां पर हमने आपको बताया है, वैद्युत फ्लक्स में देखिए फाई का मान क्या होता है, फाई का मान ई डॉट डी ए होता है। इसे हम ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये स्केलर गुणन है, 11वीं क्लास में आपका पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद आप देखिएगा, जहां थीटा डीए तथा ई के बीच का क्या है, डीए तथा ई के बीच का एंगल है या कोण है। अब उसके बाद आप देखिए, हम जो प्रयोग कर रहे हैं इसी चैप्टर में एक आया था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब हम निकालते हैं
तो मैंने लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तब ये वाली जो ई की वैल्यू देख रहे हैं आप, ये वाली ई की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर रख दी 1/4πε0 Q/r²। ई, ये ई की वैल्यू है dA cos थीटा। जहां अब आप देखिए dA cos थीटा अपॉन r² है, dA cos थीटा अपॉन r²। इसे हम क्या कहते हैं, ये डी ओमेगा होता है, इसे हम घन कोण कहते हैं। घन कोण वाले टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वैसे तो जनरली जब हम लेते हैं तो जो घन कोण होता है वो मतलब क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। लेकिन किस कंडीशन में ये cos थीटा कंपोनेंट में आ जाएगा, किस प्रकार से आ जाएगा, मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो आप पिछले वीडियो की सहायता से आप समझ सकते हैं इसे। तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा dA cos थीटा अपॉन r² है, जो dA द्वारा केंद्र ऊपर अंतरित घन कोण है। ये जो dA cos थीटा अपॉन r² है, ये जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया इसके द्वारा, जैसे हमने बताया ना ये क्षेत्रफल अवयव है, ये क्षेत्रफल अवयव है, इस क्षेत्रफल अवयव के द्वारा ऊपर अंतरित होने वाले घन का कोण का मान है वो क्या है, वो डी ओमेगा है। मैंने लिया dA द्वारा केंद्र ऊपर अंतरित घन कोण है। अब आप देखिए d फाई 1/4πε0 ये Q हो गया, और dA cos थीटा अपॉन r² की जगह पे क्या रख दिया हमने, डी ओमेगा रख दिया। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये तो हमने बताया ना एक छोटा सा भाग लिया, सूक्ष्म अवयव लिया, उससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकाला। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताएं तो ये फाई, डी फाई की बजाय क्या हो जाए, संपूर्ण के लिए जब हम लेंगे, टोटल के लिए लेंगे तो ये फाई हो जाए, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई dA। क्या हो जाए, क्लोज इंटीग्रल ई dA। अब आप देखिए ये वाला जो मान है, ये वाला हमने मान रख दिया, तो ये वाला मान क्या हो जाए, यहां से देखिए ये तो फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा Q/4πε0, और Q/4πε0, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास हो जाए, इसमें जो इंटीग्रेशन होगा, क्लोज इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, डी ओमेगा का होगा। तो इसका डी ओमेगा का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये पूरे भाग के द्वारा इस पर अंतरित होने वाला जो घन कोण होगा, ठीक है, पूरे भाग के द्वारा अंतरित होने वाला जो घन कोण होगा वो कितना हो जाएगा, वो घन कोण हो जाएगा 4π। ये 4π स्टेरेडियन होता है। तो लेकिन ये जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4π हो जाएगा, जो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण है। तो हमने यहाँ की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ की जगह पे रख दिया 4π। 4π से 4π कैंसिल हो गया, फाई बराबर आ गया Q/ε0। और यही क्या, यही गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम।